कभी सोचा है हमारे इस संविधान की प्रस्तावना मतलब कुछ शब्द, कुछ विचार और भारत का नक्शा मतलब हमारी जमीनी हकीकत, ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं? आइए आज इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं कि कैसे हमारे संविधान के वादों ने हमारे देश की सीमाओं को शक्ल दी है। तो चलिए एक बहुत ही दमदार विचार से शुरुआत करते हैं। महान न्यायविद एन ए पालकीवाला, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का आइडेंटिटी कार्ड कहा था। सोचिए जरा, कितनी गहरी बात है। मतलब ये वो दस्तावेज है जो हमारे देश की पूरी पहचान, उसका चरित्र बताता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे इस आइडेंटिटी कार्ड पर लिखा क्या है? वो कौन से शब्द हैं, कौन से आइडियल्स हैं जो हमारे देश की नींव हैं? चलिए प्रस्तावना के शब्दों में झांककर देखते हैं। तो चलिए इस आइडेंटिटी कार्ड की कहानी को एकदम शुरुआत से समझते हैं। देखिए, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी जड़ें पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में हैं। समझ लीजिए, यही वो बीज था जिससे हमारे संविधान का पूरा दर्शन पनपा और इसे 1947 में संविधान सभा ने अपनाया था। तो ये प्रस्तावना हमें मोटी मोटी 4 बातें बताती है। पहली बात कि शक्ति का असली सोर्स कौन है, हम भारत के लोग। दूसरी, हमारे देश का नेचर कैसा है, ये एक सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तीसरी बात, इसका मकसद क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी यानी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा हासिल करना। और चौथी, ये हमें वो तारीख बताती है जब संविधान को अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949। तो चलिए अब उन शब्दों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं जो भारत को डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये हमारे राष्ट्र के वादे हैं। पहला शब्द है सोवरेन यानी संप्रभु। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत पूरी तरह से आजाद है। हम अपने अंदरूनी और बाहरी मामलों के फैसले खुद लेते हैं, किसी भी बाहरी ताकत के दबाव के बिना। अगला शब्द है सोशलिस्ट, और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसे 1976 में 42nd अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया था। भारत का समाजवाद डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, जिसका मकसद है गरीबी, बीमारी और मौकों की असमानता को खत्म करना। हाँ, पर यह समझना जरूरी है कि हमारा समाजवाद वो वाला कम्युनिस्टिक मॉडल नहीं है। हमने एक मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना है, जहां सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्र साथ साथ काम करते हैं। ये उस मॉडल से बिल्कुल अलग है जहां सब कुछ सरकार के कब्जे में होता है। बिल्कुल इसी तरह हमारी सेक्युलरिज्म यानी पंथ निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट भी वेस्टर्न मॉडल से अलग है। पश्चिम में धर्म और सरकार के बीच एक दीवार होती है, वो एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देते। लेकिन भारत का मॉडल पॉजिटिव है। यहाँ सरकार सभी धर्मों को बराबर सम्मान और सपोर्ट देती है, किसी एक का पक्ष लिए बिना। प्रस्तावना भारत को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी कहती है। अब इन दोनों शब्दों का मतलब समझते हैं। डेमोक्रेटिक मतलब असली ताकत जनता के हाथ में है, और रिपब्लिक का मतलब है कि देश का जो मुखिया है वो कोई राजा रानी नहीं होगा, बल्कि एक चुना हुआ राष्ट्रपति होगा। और इन आइडियल्स के रिश्ते को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या खूब समझाया था। उन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को एक यूनियन ऑफ ट्रिनिटी कहा था। मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है। यह दिखाता है कि ये तीनों मूल्य एक दूसरे पर कैसे टिके हुए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल था, क्या प्रस्तावना वाकई संविधान का हिस्सा है? इस पर इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट की राय भी वक्त के साथ बदली। पहले 1960 में बेरूबारी यूनियन केस में कोर्ट ने कहा नहीं, यह हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर आया 1973 का लैंडमार्क केशवानंदा भारती केस, और यहां फैसला पलट गया। कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना बिल्कुल संविधान का हिस्सा है। और फिर 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस में इस बात पर मोहर लग गई कि प्रस्तावना संविधान का एक अटूट इंटेग्रल हिस्सा है। तो ठीक है, हमने प्रस्तावना के आइडियल्स को समझ लिया, लेकिन अब सवाल यह है कि ये सारे महान विचार भारत के नक्शे से, उसकी जमीनी हकीकत से कैसे जुड़ते हैं। यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा है। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने समझाया था, इसका मतलब है कि भारत राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है और किसी भी राज्य को इससे अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। और बस इसीलिए भारत को एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहा जाता है। मतलब एक ऐसा संघ जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जो अविनाशी है, लेकिन इसके अंदर जो राज्य हैं वो विनाशी हैं। उनकी सीमाओं को संसद बदल सकती है। और यहीं पर एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आता है इंडिया और यूएस का। भारत में पार्लियामेंट राज्यों की मर्जी के बिना भी उनका नक्शा बदल सकती है, लेकिन अमेरिका में जहां राज्य भी इनडिस्ट्रक्टिबल हैं, वहां उनकी मर्जी के बिना ऐसा हो ही नहीं सकता। ये एक बहुत बड़ा, बहुत फंडामेंटल अंतर है दोनों देशों के स्ट्रक्चर में। और ये जो सिद्धांत है ना, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स वाला, ये सिर्फ संविधान की किताबों में लिखी एक बात नहीं है। इसने आजादी के बाद भारत के नक्शे को असल में गढ़ा है। चलिए देखते हैं कैसे। तो आजादी के बाद देश में एक नई लहर उठी, एक नई मांग, खासकर साउथ इंडिया से। लोग चाहते थे कि राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर हो। उनका कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज उनकी कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी से मेल खानी चाहिए। और ये मांग सिर्फ मांग नहीं रही, ये एक आंदोलन बन गई। और इस आंदोलन का चेहरा बने कांग्रेसी नेता पोट्टी श्रीरामुलु। उन्होंने एक अलग तेलुगु राज्य के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया। 56 दिनों के बाद उनकी दुखद मृत्यु हो गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और सरकार पर इतना दबाव बना कि 1953 में भारत का पहला भाषाई राज्य बनाना पड़ा, आंध्र प्रदेश।
इस घटना के बाद सरकार को यह मुद्दा गंभीरता से लेना पड़ा। 1953 में फैजल अली कमीशन बनाया गया। आयोग ने माना कि हाँ, भाषा राज्यों के गठन का एक आधार हो सकती है, लेकिन उन्होंने वन लैंग्वेज वन स्टेट के फॉर्मूला को साफ साफ खारिज कर दिया। उनका कहना था कि सबसे ऊपर भारत की एकता है। तो फजल अली कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ और 1 नवंबर 1956 को भारत का नक्शा एक बार फिर से खींचा गया, जिससे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। भारत का नक्शा एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह लगातार बदलता रहा। 1960 में बॉम्बे स्टेट महाराष्ट्र और गुजरात में बढ़ गया। 1966 में पंजाब से हरियाणा अलग हुआ। फिर साल 2000 में 3 नए राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। और हाल ही में 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। ये सब डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स के सिद्धांत का जीता जागता सबूत है। तो हमने देखा कि कैसे प्रस्तावना के आदर्श, उसके वादे और भारत का नक्शा, उसकी हकीकत आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। प्रस्तावना एक वादा है और नक्शा उस वादे को पूरा करने का एक लगातार बदलता हुआ रास्ता। और यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आने वाले कल के वादों को पूरा करने के लिए भारत की सीमाएं और कैसे विकसित होंगी।